नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश कुशीनगर में हुआ था। ठीक, और इसकी अगर व्याख्या देखें तो व्याख्या में कह रहा है महात्मा बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और उसके बाद जो है वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो कपिलवस्तु गए, फिर राजगृह गए, ठीक है ना, वैशाली गए, उसके बाद जो कौशल राज्य गए थे। ठीक है ना, और भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक जो अपने उपदेश हैं वह श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे? श्रावस्ती में दिए थे, याद कर लेना। ठीक है ना, आगे कह रहा है सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार जो है कौशल राज्य में हुआ था, यानी कि श्रावस्ती में। कौशल राज्य जो है कौशल नरेश यानी कि जो राजा थे प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ जो है बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी, और अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे। फिर आगे कह रहा है वे चुंद नामक जो है लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने जो है बुद्ध को सूकर सूकर मद्दब खाने को दिया था, और इससे इन्हें जो रक्त अतिसार हो गया था और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई थी। ठीक है ना, फिर आगे कह रहा है इस वेदना यानी कि दर्द के कारण जो है वे कुशीनरा या कुशीनगर या कह सकते हैं मल्ल गणराज्य की राजधानी में पहुंचे थे। वहां पे जो है 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने जो है शरीर त्याग दिया था, और शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक, त्रिपिटक की जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये सभी को पता है, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। और इसकी व्याख्या देखें, इसमें कह रहा है त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना, तो पहला पिटक जो है इसको बोलते हैं विनय पिटक, और इसमें जो है संघ संबंधी नियम तथा आचार की जो शिक्षाएं थी इनके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें जो भगवान बुद्ध के वचन को संकलित किया गया है। और तीसरे में अभिधम पिटक है, और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों को जो है संकलित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिरत्न या जो 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, ठीक है ना, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जो है निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जैन धर्म से। ठीक है ना, किससे होगा? जैन धर्म से। सटीक का मतलब है सम्यक। क्या हो? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ठीक है ना, और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को ही जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। याद कर लेना। शुद्ध पिटक, अगर पिटक शब्द आए तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और रत्न शब्द आए तो वह जो है आपका बौद्ध धर्म से जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में जो है समान नहीं है। ठीक है ना, तो वो आत्म दमन समान नहीं है। बाकी दोनों में अहिंसा के बारे में बात की गई है, और जो है दोनों ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्म जो है वेदों के प्रति उदासीन थे। ठीक है ना, और नेक्स्ट है रीत और रिवाजों की अस्वीकारता को इन्होंने मतलब अस्वीकार किया। ठीक है ना, इसमें बात की जा रही है बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे, जबकि इसके विपरीत जो महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या को स्वीकार किया, और जो है शरीर त्याग को आवश्यक बताया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है बोध गया में, ठीक है ना, बोध गया आज की डेट में कहाँ में पड़ता है? बिहार में। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की जो है किस पीढ़ी का पेड़ है? वृक्ष। ठीक है, तो ये अपनी पीढ़ी का जो है पंचम, अपनी वंश की पंचम पीढ़ी का पेड़ है। ठीक है ना, कि एक्चुअली क्या है कि जिस जगह पे जो सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे जो है जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है ना, वो पेड़ जो ओरिजिनल है वो तो ख़त्म हो गया, फिर उसी जगह पे दूसरा पेड़ लगा दिया गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये भी ख़त्म हो गया, फिर उसी जगह पे तीसरा पेड़ लगा दिया। ठीक है ना, और इसी प्रकार से जो आज की डेट में उस जगह पे जो पेड़ खड़ा है वो उसी वंश की जो है 5वीं पीढ़ी का पेड़ है। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेना। तो यहाँ पे बात की जा रही है महाबोधि मंदिर स्थित, ठीक है ना,
वर्तमान बोध वृक्ष वहीं वह नहीं है, ठीक है ना, जिसके नीचे जो है बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसांग के अनुसार अगर बात करें तो उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने जो है नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष जो है रोपित किए गए थे और उनको भी नष्ट हो गया, ठीक है ना, वो भी नष्ट हो गए। फिर आगे कह रहा है वर्तमान में जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था और यह वृक्ष पूरी तरह जो संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और एवं उठाने का अधिकार है। एवं एक अन्य तथ्य के अनुसार कहें तो इसमें बात की जा रही है, यह वृक्ष जो है क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक एवं 1 बार पुष्यमित्र शुंग ने, 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था, ठीक है ना। और अतः यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। और बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसकी वेबसाइट पे जाके देखें तो वहाँ पे जो है इसको 5वीं पीढ़ी का बताया गया। तो तथ्यों में विवाद होने के कारण जो बिहार लोक सेवा ने जब ये प्रश्न आया था 2008 में, तो इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, ठीक है। वैसे तो ये 6वीं और शताब्दी पीढ़ी का, ठीक है, लेकिन बिहार सरकार की जो वेबसाइट है, ठीक है ना, पर्यटन विभाग की वेबसाइट, तो वहाँ पे इसको जो 5वीं पीढ़ी का दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग जो किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, ठीक। तो ये आजीवकों ने किया है, ठीक। कहाँ की गुफाएं याद कर लेना, बराबर की गुफाएं, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी की व्याख्या देखते हैं। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर, ठीक है ना, क्या होता था उस समय, पर्वतों को काट के, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े पर्वत थे उनको काट के और सीधे गुफाएं बना ली जाती थी और कई बार जो है मंदिर का निर्माण किया जाता था, ठीक है ना। निवास स्थान बनाने का जो कला का पूर्ण विकास हुआ था, ठीक। अशोक तथा जो है उसके पौत्र दशरथ, अशोक के पौत्र थे दशरथ के समय में जो है बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे, ठीक है। अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं में जो सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक की गुफाएं सर्व प्रसिद्ध थी। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे, ठीक है, ये थे आपके मक्खल गोसाल, ठीक। मक्खल गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, ठीक, किंतु बाद में मतभेद होने के कारण महावीर की शिष्यता को त्याग दिया, ठीक है ना। और उन्होंने किसने, मक्खल पुत्र गोसाल ने, ठीक है ना। और आजीवक नामक जो है एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी और इनका मत नियतिवाद का कहा जाता है, जिसके अनुसार जो संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, ठीक है। तो जो आजीवक थे इनका जो सिद्धांत था, ठीक है ना, आजीवक जो थे इनका सिद्धांत था, इनका मानना है कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो है पूर्व निर्धारित है और पूर्व नियंत्रित है, ठीक है ना। ऐसे मान सकते हैं कि भगवान के द्वारा जो प्रत्येक वस्तु का संचालन या जो नियंत्रण होता है, ठीक। और आजीवक के जो संस्थापक थे, ठीक है ना, ये मक्खल पुत्र गोसाल थे। मक्खल पुत्र गोसाल जो है पहले भगवान महावीर स्वामी के शिष्य थे और बाद में वहाँ से उनकी शिष्यता को त्याग के और स्वयं जो है आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, ठीक। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं वे आपके उदयन है, ठीक। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। और इसने जो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और यह नगर शिशुनाग वंश, नंदवंश और जो मौर्य वंश की राजधानी बनी रही, ठीक है। आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है किस वंश या किस शासक के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में जो संचयन किया गया था, ठीक है ना। तो ये किया गया था उदयन के द्वारा, ठीक। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है हर्यक वंशीय शासक था उदयन, या फिर इसका दूसरा नाम था उदयभद्र, ठीक है। के शासनकाल की सब प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और उसने जो राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी जो स्थानांतरित की थी। पहले राजधानी कहाँ थी, राजगृह, ठीक है ना, और उसके बाद पाटलिपुत्र आ गई, ठीक है ना। और ये सब कारनामा किसने किया था, उदयन ने। उदयन कौन था, हर्यक वंश का शासक था, ठीक है ना। आगे बात करें, और हर्यक वंश का जो शासक था इसका मतलब होता है कि
अपने पिता की हत्या करने के बाद स्वयं शासक बना। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से जो किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक है ना, तो अभी हमने पढ़ाया था ये उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को। ठीक है, पहले राजधानी कहाँ पे थी, राजगृह। ठीक है ना, उसके बाद राजधानी होगी पाटलिपुत्र। ठीक है ना, पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने, और उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, अजातशत्रु का बेटा था। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सब प्रमुख घटना जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, और उसने जो है राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है ना, तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, उदयन ने। ठीक है ना, तो पाटलिपुत्र से पहले राजधानी कहाँ पे थी, मगध की, राजगृह। ठीक है ना, और जो पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था वह पाटलिपुत्र जो है सोन नदी और गंगा नदी के बीच में स्थित थी। ठीक है, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, यहाँ पे कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है ना, तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा जो शक्तिशाली गणराज्य बना था, और लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख था। ठीक, कौन सा राज्य था, लिच्छवी, किसमें सबसे प्रमुख था, वज्र संघ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। ठीक, तो पहले राजधानी क्या थी, राजगृह। ठीक है ना, और उसके बाद राजधानी कहाँ पे आ गई थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, और पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, उदयन ने। ठीक है ना, उदयन जो किस वंश का राजा था, वो हर्यक वंश का था। ठीक है ना, और हर्यक का मतलब होता है पिता की हत्या करने के बाद जो है खुद राजा बन जाना। ठीक, इस प्रकार से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि अगर बार बार सेम टॉपिक को रिवीजन करेंगे तो आपको यहीं पर जो है टॉपिक रिवीजन हो जाएगा, एंड दोबारा अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। ठीक है ना, तो अब हाँ यहाँ पे जो आप आराम से उत्तर तक जा सकते हो, और प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। हालांकि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका राजगृह। ठीक, तो इसमें कह रहा है पुराणों के अनुसार जो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। ठीक है ना, आगे यहाँ पे कह रहा है इस वंश के सबसे जो है पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, और जिसने जो गिरिब्रज को जो अपनी राजधानी बनाया था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है मगध का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, और यह जो है हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है ना, आगे बात की जा रही है इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हो गई थी, और इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना था। फिर आगे कह रहा है अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, और उदयन ने जो राजधानी राजगृह को जो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, देखो क्या कहानी है पूरी की पूरी। यहाँ पे बात की जा रही है पुराणों के अनुसार जो मगध का जो पहला राजवंश था कौन था, बृहद्रथ। ठीक है ना, कौन था तुम्हारा, बृहद्रथ। ठीक है ना, फिर आगे कह रहा है पहले राजा बृहद्रथ और इसका पुत्र जो जरासंध था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, और जिसने जो राजधानी राजगृह को जो अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के अनुसार जो मगध का प्रथम जो प्रतापी शासक था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। ठीक है ना, बिंबिसार का पुत्र हुआ था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र हुआ था आपका उदयन। ठीक है ना, और ये अजातशत्रु और उदयन ये दोनों ही हर्यक वंश के राजा कहलाते हैं, क्योंकि जो है अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके ये स्वयं राजा बना, और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ये स्वयं राजा बना था। ठीक है ना, यहाँ पर बात कर रहे हैं उदयन की, और उदयन के समय जो राजधानी पहले थी राजगृह। ठीक है ना, तो राजगृह में होने के बाद राजगृह से राजधानी को इसने हटाया और पाटलिपुत्र शहर बसाया। पाटलिपुत्र में इसने राजधानी जो स्थानांतरित की थी, किसने, उदयन ने। ठीक, आगे बात करें अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। ठीक है, तो अजातशत्रु के वंश का जो नाम था वो था आपका हर्यक वंश, अभी जस्ट हम बता चुके हैं। ठीक, मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व में जो अपने पिता एवं जो हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार की हत्या की थी। ठीक है, किसने की थी, अजातशत्रु ने। ठीक, आगे बात करें राजगद्दी पर बैठा था और इसकी भी हत्या, किसकी, अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी, और कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। ठीक है ना, आगे बात की जा रही है सेंट्रोकोट्स से जो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कैसे हुई थी, या किसने की,
किसने की थी, ठीक है ना। तो ये जो विलियम जोन्स ने की थी, किसने, विलियम जोन्स ने की थी, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने जो सेंट्रो कोट्स की पहचान जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की थी। और आगे कह रहा है एरियन तथा प्लूटार्क ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया था, जबकि जस्टिन ने जो है सेंट्रोकोट्स या फिर कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मी लिपि को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेजी विद्वान था और इसने जो अशोक के लेखों जिसको ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे का जो है उद्वाचन या कह सकते हैं जो है इनको पढ़ा था, किंतु उन्होंने लेखों के जो है देवानाम्पीय की पहचान सिंगल के राजा तिस से कर डाली थी। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंगली अनुश्रुतियों जो दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। फिर अंततः यानी कि बाद में जो 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख में जो अशोक नाम से भी पढ़ी लिया गया था, ठीक। आगे बात की जा रही है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। और आगे इसमें बात की जा रही है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, सिकंदर का समकालीन था। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन कौन था, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर का समकालीन राजा कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य भी आता है और गणानंद भी आता है, ठीक है ना। आगे बात की जा रही है सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्यांकस, ठीक है ना, और आने सिक्रियस और अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना देते हैं। विदेशी लेखकों में जो है मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण होता है, और जिसकी पुस्तक इंडिका, ठीक है ना, मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है, ठीक है ना। आगे बात करें तो आगे बात की जाए इंडिका का लेखक कौन था, ठीक है ना। तो इंडिका का लेखक कौन था आपका ऑप्शन बी दैट इज मेगास्थनीज, ठीक। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है और इंडिका में जो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार जो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी जो कुल 6 समितियां थीं, ठीक है, और जिसमें जो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, और समिति का जो कार्य था वह बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था, और करों की चोरी करने वालों को जो मृत्युदंड दिया जाता, और विकल्प भी सही है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज जो है किसका दूत था, ठीक है ना, ये सेल्यूकस निकेटस का दूत था, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। आगे बात करें मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया जो है यूनानी दूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक जो है मौर्य दरबार में निवास किया था, और भारत में उसने जो कुछ भी देखा या सुना था उससे उसने इंडिका नामक जो अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। अंतिम मौर्य सम्राट था और वो था आपका बृहद्रथ, ठीक है ना। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति जो है पुष्यमित्र सोम के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे बात की जा रही है किस अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की जो विभिन्न उपाधियाँ उपलब्ध हैं, ठीक। तो ये आपका जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक। कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है। और इसकी व्याख्या देखें तो इसमें कह रहा है गुजरात के जूनागढ़ के रुद्रदामन, ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ के रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी पूर्व नहीं 130 से 150 ईस्वी की बात है का अभिलेख जो प्राप्त हुआ था। जिस शिला पर उत्कीर्ण हुआ है उसी पर अशोक के जो है 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं, ठीक है ना। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली विजयों शासन व्यक्तित्व आदि पर जो सुंदर प्रकाश डाला गया। यह अभिलेख अब तक प्राप्त
संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। आगे बात की जा रही है निम्नलिखित राजाओं में से जो किसका जैन धर्म के प्रति जो भारी झुकाव था, ठीक है ना। तो जैन धर्म के प्रति जो सबसे अधिक झुकाव था वो था राजा खारवेल, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कलिंग का चेद वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयन पहाड़ी की जो है हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और इसका जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है भाषा प्राकृत में है, ठीक है। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलिंग नरेश या कलिंग राजा खारवेल का संबंध जो है किस बंध से है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, यानी कि उपरोक्त में से किसी से संबंध नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कलिंग के चेद राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था और अतः इस वंश का नाम जो महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है खारवेल था और खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन, ठीक है ना, इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन जो है ये क्या है, ये है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक। ये कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट इसकी जो व्याख्या कह रही है ये कह रहा है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं जो है विजयों पर मुग्ध होकर उसे जो भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। और आगे बात की जा रही है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और इसके लेखक जो है हरिसेन थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, ठीक। तो ये आपके थे स्कंदगुप्त, ठीक। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और ये ईयर है 455 ईस्वी में, ठीक है। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह जो है परास्त हुआ था। आगे बात की जा रही है यूएस राय के अनुसार इस हुड़ आक्रमण का नेता खुसनेजवाज था। यह आक्रमण एक दावा मात्र रहा और जो है देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु परोक्ष रूप से इसने जो है गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुड़ों ने कब्जा कर लिया था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है किस प्रकार की भूमि को जो है अपहृत भूमि कहा जाता है, ठीक। तो अपहृत भूमि जो बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ठीक है ना, उसको कहते थे क्या, अपहृत। आगे यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि बिना जोती हुई भूमि को जो है ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती थी, ठीक है ना, अपहृत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक जो पद या टर्म भी था, ठीक। आगे बात जैसे आज की डेट में हम बिना जोती हुई भूमि को क्या बोलते हैं, ऊसरा ही तो बोलते हैं ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्राचीन समय में बिना जोती हुई भूमि को जो है क्या बोलते हैं, अपहृत। आगे देखें तो चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री सुंग युन ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री सुंग युन ने 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां जो एकत्रित की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस जो है चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, ठीक। तो ये की थी आपकी हेनसांग ने। किसने, हेनसांग ने। आगे बात की जा रही है हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के जो भारत आगमन की है और उसकी तत्काल अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा जो है पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, ठीक है ना, उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में
प्रस्थान किया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लगा था और जिस ग्रंथ का नाम है सी यू की, ठीक है ना। सी यू की जो है हेनसांग का जो है भारत यात्रा पर एक ग्रंथ है, ठीक। और आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है रजत रंगणी, ठीक। इसकी व्याख्या है यह कल्हड़ के द्वारा लिखी गई रजत रंगणी में जो कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, ठीक है ना। और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में, ठीक है ना, और जयसिंह का शासनकाल था 1127 से 1159 ईस्वी में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने जो है राजनीति शास्त्र पर जो है प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। आगे बात की जा रही उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में आप व्यवस्थित था, ठीक। तो ये जो है बिहार में था, ठीक। आगे बात करते हैं, तो आगे बात की जा रही है उदंतपुर जिसे उदनापुर के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन काल में एक जो प्रमुख जो शिक्षा का केंद्र था, क्या था, उदंतपुर, ठीक है ना, जिसका दूसरा नाम था उदनापुर, ठीक। यह बिहार राज्य में अवस्थित था और इसकी जो स्थापना पाल वंश के एक प्रथम शासक थे गोपाल के द्वारा की गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्नाट वंश के संस्थापक का नाम क्या है, न्यायदेव, ठीक। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव और इनका जो शासनकाल रहा है 1097 से 98 ईस्वी के काल तक रहा है, ठीक है ना। वे एक महान योद्धा थे। कौन थे महान योद्धा, नान्यदेव, ठीक है ना। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी जो है सिमरौगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी में मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक हरि सिंह देव थे, ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने जो है पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस काल में अछूत की जो है अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, ठीक। तो ये उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। कब, धर्मशास्त्र के समय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कह रहा है धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अतिरिक्त जो समाज में अन्य अनेक जातियां थी, जैसे अम्बष्ट थी, उग्र थी, निषाद, मागध थी, वैदेहक थी, रत्कार आदि का आविर्भाव अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का प्रत्यय के जो फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के सूत्रों का जो उल्लेख किया था, एक निर्वासित और एक अनिर्वासित। इनमें जो पहले प्रकार के सूत्र अस्पृश्य से माने जाते थे, निर्वासित, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में, कब, कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ठीक। तो ये कश्मीर में आयोजित की गई थी और सबसे पहले जो बौद्ध सभा का गठन किया था वो था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में नहीं की गई थी, ठीक है ना, ये सबसे बाद में बात की गई थी, ठीक। तो कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। ये चौथी बौद्ध सभा थी, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है बौद्ध धर्म की चौथी और जो अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक जो था कनिष्क के राज्यकाल या शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी और अश्वमेघ जो इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था। और आगे बात करें प्रत्येक पिटक पर जो है भाष्य लिखे गए थे। कनिष्क ने इन्हें जो है ताम्र पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया था। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को भी भाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इस समय मगध का शासक जो अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और द्वितीय
द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग जो है 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सावकमीर सर्वकामनी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है सर्वप्रथम जो है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की पहली बौद्ध संगीत जो कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपकी राजगीर में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे दिए गए और इन 2 कॉलम स्तंभों को 1 और 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है ना, मतलब जन्म की घटना को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना, प्रथम प्रवचन और जो है निधन। ठीक है ना, यहाँ पर स्थान दे रखे हैं, पहले में जो है घटना दे रखी है, दूसरे में स्थान दे रखे हैं। ठीक है ना, तो निधन सभी को पता है, कुशीनगर में हुआ था, चौथे का चौथा है। ठीक है ना, चौथे का चौथा जो बी में और तुम्हारा सी में। ठीक, आगे बात करें प्रथम प्रवचन को किस नाम से जाना है, प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था, ये सारनाथ में दिया था। तो तीसरे का पहला हो गया, तो तीसरे का पहला जो है आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार से दूसरे का दूसरा हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी, और पहले का तीसरा जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, आगे बात करें